मॉर्निंग एवरीवन। मैं डॉक्टर प्रेरणा जैन, एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर से। हम क्रिया आधारित लागत लेखांकन रीति के बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं। प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको इसके कंसेप्ट, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स, इसकी इंपॉर्टेंस वगैरह के बारे में बताया। आज हम प्रैक्टिकली क्रिया आधारित लेखांकन को कैसे यूज़ करेंगे, उसकी क्या स्टेजेस हैं और कौन कौन सी एक्टिविटीज़ होती है उनके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले ले लेते हैं स्टेजेस इन एक्टिविटी बेस्ड कोस्टिंग, कि क्रिया पर आधारित लागत लेखांकन के अंदर हम क्या स्टेप्स यूज़ करेंगे, कौन से चरण होंगे, किस तरह से हम ये प्रोसेसिंग करेंगे। तो जब हम क्रिया आधारित लेखांकन रीति को यूज़ करने की बात करते हैं तो सबसे पहले हमें जो भी इंस्टीट्यूट है, जो भी व्यवसाय हमारा है, उसमें होने वाली सबसे पहले क्रियाओं को पहचानना पड़ेगा, यानी आइडेंटिफिकेशन ऑफ एक्टिविटीज़ दैट मेक टेक प्लेस इन द ऑर्गेनाइजेशन। वो हमें डिसाइड करना पड़ेगा, हमें ये पता करना पड़ेगा कि उत्पाद या सेवा के कार्य को पूरा करने के लिए हमें जो बहुत सारी क्रियाएं करनी पड़ती है वो व्यवसाय की कौन कौन सी क्रियाएं हैं। 5 से 10, 20, 100, कुछ इंस्टीट्यूट्स में बहुत सारी तरह की क्रियाएं हो सकती है। 20-30 क्रिया होना नॉर्मली हर एक इंडस्ट्री में होता ही है ऐसा। तो ऐसे में हमें सबसे पहले डिसाइड करना पड़ेगा कि कौन कौन सी क्रियाएं होंगी, क्योंकि क्रियाओं को जितना अच्छी तरीके से, जितना अधिक संख्या में पहचानेंगे वो ही हमारे लिए बेस होगा कि जिसके बेसिस पे हम सही लागत का कैलकुलेशन कर पाएंगे, राइट। तो सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन ऑफ एक्टिविटीज़ करना पड़ेगा। उसके बाद जब हमने एक्टिविटीज़ को आइडेंटिफाई कर लिया, नेक्स्ट काम हमें करना पड़ेगा कि ओवरहेड जो है, जो कोस्ट है, क्योंकि हम क्लियर बात कर रहे हैं कि ओवरहेड एक्टिविटी बेस्ड कोस्टिंग को हम ओवरहेड्स के अपॉर्चनमेंट के लिए ही नॉर्मली यूज़ करते हैं। तो जो ओवरहेड्स के वेरियस आइटम्स है उस पे जो हमने एक्सपेंडिचर किया है, अब उनमें से हम क्लियर करने की कोशिश करेंगे कि वो कौन कौन सी एक्टिविटीज़ से रिलेटेड है। यानी ऊपरी व्यय पे जो भी खर्चा किया गया है उसको हम क्रियाओं पर रिलेट करने की कोशिश करेंगे कि कौन सी वो क्रिया से रिलेटेड है। जैसे सपोज कीजिए आप अगर सुपरवाइज़र काम करता है, अब सुपरवाइज़र जो काम करता है वो कर्मचारियों की संख्या के आधार पे उसका बेस बना सकते हैं। अब कर्मचारी भी कहाँ काम कर रहे हैं, डिज़ाइनिंग डिपार्टमेंट में कर रहे हैं, कटिंग डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं, वेल्डिंग में काम कर रहे हैं या पॉलिशिंग में काम कर रहे हैं। इसी तरह से इलेक्ट्रिसिटी का एक्सपेंडिचर है वो बेसिकली किलोवाट आवर्स के बेसिस पे डिस्ट्रीब्यूट होगा, लेकिन किलोवाट आवर्स कौन से डिपार्टमेंट में खर्च हो रहा है। तो इस तरह से सबसे पहले हमें लागत जो भी आई है उसको एक्टिविटीज़ पे डालना पड़ेगा। एक्टिविटीज़ पे डालने के बाद अब नेक्स्ट जो काम होता है वो होता है कि कई बार कुछ क्रियाएं जो सहायक क्रियाएं होंगी, उन सहायक क्रियाओं की कोस्ट को फिर वापस हमें उसकी जो प्राइमरी एक्टिविटीज़ होगी, सेकेंडरी एक्टिविटीज़ की कोस्ट को सपोर्टिंग एक्टिविटीज़ कह दीजिए, चाहे सपोर्टिंग एक्टिविटीज़ कह दीजिए, चाहे आप सेकेंडरी एक्टिविटीज़ कह दीजिए, उनके कोस्ट को प्राइमरी एक्टिविटीज़ पर हमें चार्ज करना पड़ेगा। तो सहायक क्रियाओं के जितना हम यूज़ कर रहे हैं उनके यूटिलाइजेशन रेशियो के बेसिस पे उनके कोस्ट को अब प्राइमरी एक्टिविटीज़ पर हमें लगाना पड़ेगा। और जैसे ही हम प्राइमरी एक्टिविटीज़ पे इसको लगाते हैं तो ऐसे में हमारे पास हर एक प्राइमरी एक्टिविटी के लिए कोस्ट पूल हमें मिल जाता है, जिसका मीनिंग मैं आपको दे चुकी हूँ। जब कोस्ट पूल आपने निकाला है, जैसे सपोज कीजिए वो जो कोस्ट पूल यानी पर्टिकुलर एक्टिविटी, जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया है कि वो डिज़ाइनिंग डिपार्टमेंट का कोस्ट पूल बन सकता है, वो कटिंग डिपार्टमेंट का कोस्ट पूल यानी कोस्ट का टोटल बन सकता है, वो वेल्डिंग डिपार्टमेंट का बन सकता है, वो पॉलिशिंग डिपार्टमेंट का बन सकता है। और वो जो कोस्ट पूल आया है उसके आधार पे हम कंप्यूटेशन करेंगे एक्टिविटी की कोस्ट का। एक्टिविटी की कोस्ट का कैलकुलेशन करने का मतलब होता है कि हम एब्जॉर्प्शन रेट फाइंड आउट करेंगे, जिसके लिए नॉर्मली हम फॉर्मूला यूज़ करते हैं कि उस पर्टिकुलर एक्टिविटी का कोस्ट पूल इज़ डिवाइडेड बाय जैसे नंबर ऑफ पार्ट्स बनाए हैं या कंपोनेंट्स जो आपने बनाए हैं या उस काम के लिए जितने घंटे आपने बिताए हैं उससे रिलेटेड जो प्राइमरी हमारा रिसोर्स कोस्ट ड्राइवर है उससे हम डिवाइड करेंगे। तो हमारे पास एक्टिविटी कोस्ट जो है वो निकल के आ जाती है कि क्रिया की जो चालक दर है उसका परिकलन हो जाता है। और उसके बाद ये जो चालक दर हमारी निकल के आई है उसके आधार पर हम जैसे निकाल लिया आपने कि कटिंग के, वेल्डिंग का, पॉलिशिंग की एक्टिविटी का टोटल ओवरहेड का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा। अब उसके बाद इसको हम हमारे कोस्ट ऑब्जेक्ट पर लगा लेते हैं। पहले आपने अवशोषण दर निकाली और अवशोषण दर निकालने के बाद अब प्रोडक्ट की कोस्ट पर इसको चार्ज कर लेते हैं। जो भी हमारा कोस्ट सेंटर है या कोस्ट टू
कॉस्ट ऑब्जेक्ट है उस पर अब वो जो रेट हमने यूज़ करी है उस रेट के बेसिस पर उन ओवरहेड्स का वहाँ पर एब्जॉर्प्शन कर लिया जाता है। यानी संबंधित उत्पाद या सेवा पर जितना भी उसने वो किया है उस क्रिया की मात्रा से उसका जो हमने कॉस्ट ड्राइवर की जो रेट निकाली है उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो उस पर चार्ज किए जाने वाले ओवरहेड्स निकल के आ जाएंगे। डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेज में ये जो ओवरहेड्स को प्लस कर देंगे तो उस प्रोडक्ट की या उस सर्विस की टोटल कॉस्ट या कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हमारी कैलकुलेट हो जाती है। तो इस तरह से सही कॉस्ट ऑफ कैलकुलेशन करने के बाद हम हमारा सेलिंग प्राइस हमें क्या डिसाइड करना है वो हमारे लिए बहुत ही अच्छा बेस बन जाता है। तो इस तरह से कुछ स्टेप्स हैं। अब जब हम पहला पॉइंट हमने कहा था कि हम आइडेंटिफिकेशन ऑफ एक्टिविटीज़ करेंगे तो एक व्यावसायिक संस्था में कुल मिला के बहुत सारी तरह की एक्टिविटीज़ हो सकती है। तो जिसे हम ये कह सकते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट हिरार्ची है ये एक तरह से, ताकि इसके आधार पे हम जो कॉस्ट ड्राइवर है उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो हमारे पास 4 तरह की एक्टिविटीज़ हो सकती है। यूनिट लेवल की एक्टिविटी हो सकती है, बैच या लोड लेवल की एक्टिविटी हो सकती है, प्रोडक्ट लेवल की एक्टिविटीज़ हो सकती है, या फिर ओवरऑल या कॉमन कह दीजिए या फैसिलिटी लेवल भी जिसे कहा जाता है उसकी एक्टिविटीज़ होती है। कुछ एक्टिविटीज़ ऐसी होगी जो हमारी प्राइमरी एक्टिविटीज़ हैं, उन प्राइमरी एक्टिविटीज़ की जो है वो अप्रत्यक्ष लागत डायरेक्टली जहाँ उसका निकट संबंध उसका होगा। जैसे अगर हम ये कहें कि जो इनडायरेक्ट मटेरियल है उस इनडायरेक्ट मटेरियल जो है वो डायरेक्ट मटेरियल्स के जो यूनिट्स हैं उनसे डायरेक्टली एक तरह से नॉर्मली अगर उसके अनुपात में घटती बढ़ती है तो ऐसे में इनडायरेक्ट मटेरियल के लिए जो डायरेक्ट मटेरियल है उसको ही बेस बनाया जाना वहाँ पर आसान होगा। तो ऐसे में वो जो एक्टिविटीज़ होगी उसे यूनिट लेवल की एक्टिविटीज़ कहा जा सकता है। दूसरा होता है बैच या लोड लेवल एक्टिविटीज़। कुछ एक्टिविटीज़ ऐसी होती है जहाँ पर वो विशेषता है जो हमारी सेकेंडरी एक्टिविटीज़ होती हैं उनके लिए जितने भी जो यूनिट्स का प्रोडक्शन बैचेस में किया जाता है उन बैचेस से रिलेटेड होती है। जैसे ग्राहकों से अगर आपने ऑर्डर प्राप्त किया तो उसकी प्रोसेसिंग आप करें, मटेरियल परचेज या इशूइंग ऑर्डर की कॉस्ट हमारे लगे, एम्प्लॉयज़ की ट्रेनिंग पे आप कॉस्ट खर्चा करें, मशीन का सेटअप का कॉस्ट होता है या इंस्पेक्शन से रिलेटेड कॉस्ट होती है। तो वो पर्टिकुलर बैच के लिए आपको खर्चे एक साथ आप एक लॉट में प्रोडक्शन करेंगे उसके लिए वो सारा का सारा प्रिपरेशन करेंगे कि हमें मटेरियल भी मंगा के रखना पड़ेगा या एम्प्लॉयज़ की ट्रेनिंग भी करनी पड़ेगी या मशीन का सेटअप भी करना पड़ेगा। तो ये जो खर्चे होंगे वो बैच या लोड लेवल एक्टिविटीज़ में हम क्लासीफाई कर सकते हैं। तीसरा होता है कुछ खर्चे ऐसे होते हैं जो पूरे उस प्रोडक्ट के बनने के प्रोसेस में एक ही बार करने होते हैं, फिर उसके बाद जब नया प्रोडक्ट बनाएंगे तो फिर उसके लिए हमें अलग से करने पड़ेंगे। जैसे उस प्रोडक्ट के लिए पर्टिकुलर कोई डिज़ाइन बनाते हैं या उसके लिए कुछ माउल्ड बनवाते हैं या उसके लिए कुछ पर्टिकुलर कंपोनेंट्स बनवाते हैं, उसके लिए सेपरेट आप एडवर्टीजमेंट करते हैं, सेल्स प्रमोशन के खर्चे करते हैं। तो ऐसे में वो सारे के सारी जो एक्टिविटीज़ का खर्चा होगा वो किसके लेवल पे माना जाएगा? प्रोडक्ट लेवल के, क्योंकि वो प्रोडक्ट बन गया तो सारी कॉस्ट उसमें ही एब्जॉर्ब होनी है। फिर जब नेक्स्ट प्रोडक्ट बनेगा तो उसके लिए हमें नया सिरे से डिज़ाइन बनानी पड़ेगी या नए सिरे से हमें उसके लिए माउल्स बनाने पड़ेंगे, तो वो प्रोडक्ट लेवल एक्टिविटीज़ में आ जाता है। और नेक्स्ट होता है हमारा कॉमन या फैसिलिटी लेवल एक्टिविटीज़। तो ऐसी सुविधाएं जिसका प्रयोग सभी क्रियाओं द्वारा किया जाता है, जो एक तरह से सर्वनिष्ठ होती है, सबके लिए ही कॉमन होती है। जैसे अगर बिल्डिंग का मेंटेनेंस और रिपेयर की बात करें या हमारा स्टोरेज डिपार्टमेंट की बात करें, पर्सनल डिपार्टमेंट की बात करें या हमारा जो भी एक तरह से कम्युनिकेशन का जो हमारा सिस्टम है उसकी बात करें, तो ये क्या करती हैं? ये सारी क्रियाएं पूरे ही सभी क्रियाओं द्वारा इसका यूज़ होता है। तो ऐसे में इनको हम बांटने के लिए जैसे एरिया की बेसिस पे या सेल्स एक्सपेंडिचर्स जितने भी हुए हैं उनमें से जो उससे रिलेटेड एक्सपेंडिचर होता है उसको हम कॉस्ट ड्राइवर के रूप में यूज़ कर सकते हैं। तो ऐसे जो एक्टिविटी जो होती है जिसका उपयोग सभी क्रियाओं द्वारा किया जाता है उसे कॉमन या फैसिलिटी लेवल की एक्टिविटीज़ कहा जाता है। तो इस तरह से मैंने जैसे एग्जांपल आपको दिया कि जैसे हमारा अगर इंस्पेक्शन के खर्चे होंगे तो कर्मचारियों की संख्या के आधार पर बांटेंगे। अब कर्मचारियों की संख्या को तो बेस बना लिया, लेकिन बांटने से पहले हमें देखना पड़ेगा कि हमारी 4 तरह की क्रियाएं हो रही है: डिज़ाइनिंग, कटिंग, वेल्डिंग, पॉलिशिंग। इस तरह से अगर बिजली का व्यय हुआ तो बेसिकली किलोवाट आवर्स डिज़ाइनिंग डिपार्टमेंट ने कितने यूज़ करें, कटिंग ने, वेल्डिंग या पॉलिशिंग ने कितने किए हैं। तो इस तरह से जितने भी तरह के हमारे खर्चे होंगे, मशीन का रिपेयर का एक्सपेंसेज है तो मशीन के जो वर्किंग आवर्स है उसके बेस पे बांटेंगे, लेकिन मशीन किस
के लिए चली है, डिज़ाइनिंग के लिए चली, कटिंग के लिए चली है। तो इस तरह से हम पहले एक्टिविटीज़ बेस्ड कोर्स करने के लिए बेसिकली एक्टिविटीज़ का डिसाइड करते हैं सबसे पहले। उसके बाद उनकी सेकेंडरी एक्टिविटीज़ की कोर्स को प्राइमरी एक्टिविटीज़ पे चार्ज करते हैं। फिर उसके बाद कोर्स ड्राइवर की रेट निकाली जाती है। उसके बाद एब्जॉर्प्शन करते हैं उस कोर्स ऑब्जेक्ट पे ओवरहेड का, और अल्टीमेटली प्रोडक्ट की कॉस्ट निकाल ली जाती है। तो जो 5 स्टेजेस मैंने आपको बताई थी, उन 5 स्टेजेस का काम करने के लिए हमें क्लासिफिकेशन ऑफ एक्टिविटीज़ भी करना पड़ेगा, और उनके हिसाब से ये जो प्रोसेस बताया है उसके अकॉर्डिंग कोर्स को कैलकुलेट करना पड़ेगा। थैंक यू।